आज मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ जिन-जिन दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है। बीच में कोई डाउट होगा क्योंकि एक बारी सभी राजवंशों, डायनेस्टीज़ को जानना ज़रूरी है। जिन-जिन राज्यों के बारे में पढ़ना है उनकी विशेषताएँ। गुरु यानी टीचर नहीं और कौन? मिराकुलस। अबरिमिनन के पिता भारतीय थे, माता इंग्लिश थी। तो वेटिकन के पोप से मिलने पोप को उन्होंने प्रणाम किया, ब्रिटिश। तो अबरिमिनन ने सोचा कि मैं इंडियन हूँ कि ब्रिटिश हूँ। हूँ तो मैं दोनों। लेकिन ये तो मेरा शरीर है या मेरा संस्कार है। लेकिन एग्ज़ैक्टली मैं कौन हूँ? तो ये चीज़ उसके दिमाग में छप गई, वहाँ से तो मिल के चला आया पोप से। लेकिन सोचने लगा कि वो अबरिमिनन के पिता भारतीय थे, माता इंग्लिश थी। इनका जन्म हुआ और वो भी कुछ-कुछ भारतीय, कुछ-कुछ इंग्लिश जैसे दिखते थे क्योंकि माता-पिता तो अलग रेसेस के थे। तो वेटिकन के पोप से मिलने गए, वो प्रोफ़ेसर थे किसी कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में। तो वेटिकन के पोप से मिलने गए। तो वेटिकन के पोप को उन्होंने प्रणाम किया, तो पोप ने कहा कि ओह! यू मस्ट बी इंडियन। तो वेटिकन के पोप के सेक्रेटरी ने कहा, नो, नो सर, ही सीम्स टू बी ब्रिटिश। तो अबरिमिनन ने सोचा कि मैं इंडियन हूँ कि ब्रिटिश हूँ। हूँ तो मैं दोनों। लेकिन ये तो मेरा शरीर है या मेरा संस्कार है। लेकिन एग्ज़ैक्टली मैं कौन हूँ? तो ये चीज़ उसके दिमाग में छप गई, वहाँ से तो मिल के चला आया पोप से। लेकिन सोचने लगा कि वो है कौन? फिर उसने सोचा कि मैं शरीर हूँ, फिर सोचा कि शरीर तो 20 साल पहले कहाँ था, 50 साल पहले कहाँ था, नहीं था। तो क्या मैं भी नहीं था? तो उसको यकीन नहीं हुआ, फिर सोचा कि मैं माइंड हूँ, तो माइंड तो हर क्षण बदल रहा है, लेकिन मैं तो बदलता नहीं। फिर मैं कौन हूँ? मैं इमोशंस हूँ, इमोशन भी बदलते रहते हैं। और इसने खोज जारी कर दी, 24 घंटे पूछता था मैं कौन हूँ? अपने आप को खोजता रहता था कि वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? और धीरे-धीरे उसको आत्मज्ञान हो गया और उसने एक बड़ी बेहतरीन किताब लिखी, इन सर्च ऑफ मिरेकुलस। कैसे उसने स्वयं को खोजा कि वो कौन है। तो आप लोग अभी अपने को मत खोजिए, अभी नौकरी खोजिए क्योंकि नौकरी तो उसको मिली हुई थी। उसके बाद अपने को खोजने गया वो। अब आप अपने को खोजने चले जाओगे, नौकरी है नहीं, तो बीवी बता देगी कौन हो। वो कहेगी किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी हम बेरोज़गार हैं, अभी हमारी आइडेंटिटी ये है। आज मैं सोच रहा हूँ संक्षेप में आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ कि कौन-कौन से दक्षिण भारत में राज्य हुए, जिनके बारे में हमको क्रमशः पढ़ना है। नहीं, विक्टर ह्यूगो को सुना तो है, थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं है। चालुक्यों के बारे में तो हमने जाना कि 3 शाखाएँ हैं चालुक्यों की। अच्छा, ये नेहा है, नेहा क्लास में? ये बादामी, ये कल्याणी, ये वेंगी। उसको उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, दक्षिण से बहुत लेना-देना है। यूट्यूब क्लास में भी पूछ रही है, पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है? ये पेपर 1 की क्लास है? हुँ। आर यू श्योर?
ना जी, पेपर 1 की क्लास है 6 बजे। ओह! कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 1 है ये तो। ओके, ओके, ओके। अच्छा, पेपर 1 की यानी 2 क्लासेस हैं आज। सॉरी, उस पर केवल डाउट क्लियरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेपर 1 पढ़ा देते हैं, तो और भी अच्छी बात। मिटा दो चालुक्य को। तो पेपर 1 में हम एनवायरनमेंट तो पढ़ ही रहते हैं ना? कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छी बात है कि पेपर 1 की क्लास है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो डिस्कस करने हैं, और अभी हम पार्ट 2 पे चल रहे हैं। शेड्यूल में जैसा होगा वैसा ही होगा ना? डिसलाइक वाले, अब मेरा यही काम है कि मैं ये पता करूँ कि कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है। चलिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है? मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, आयरन। मीनी माता रोग। सेवन मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचा सकता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, जिगर, किडनी। नहीं देता ना। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? चीन, रूस, उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ। सागर का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि प्रवाल भित्तियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती हैं। प्रवाल उष्ण और शीत धाराओं के मिलन स्थल पर होते हैं। प्रवाल सागर के अत्यधिक सुंदर प्राकृतिक स्थान पर होते हैं। प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये
एयर कंडीशनिंग या उन सभी यंत्रों से निकलती है जो कूलिंग के लिए बनाए जाते हैं, लाइक एयर कंडीशनर, फ्रिज। तो कूलिंग के लिए यंत्र तो मानव ही बनाएगा ना। जलवाष्प भी प्राकृतिक है, कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों से भी निकलता है, मीथेन मार्शलैंड से निकलता है, दलदली इलाकों से। सुपोषण से संबंधित इन तथ्यों पर विचार कीजिए। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। सुपोषण प्रक्रिया में जल की घुली हुई ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है, मात्रा भी बढ़ जाती है, सॉरी, मांग नहीं मात्रा। पहले वाले में है मांग, दूसरे वाले में है मात्रा। इनमें से क्या सत्य है? अभी ये टॉपिक पढ़ाना बाकी है, इसके बाद ये पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिख उत्सर्जित होती है? शूट। पेट्रोल वाहनों से, सीएनजी, डीजल वाहन, ताप विद्युत संयंत्रों से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन का निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी है गैसों के औद्योगिक उत्सर्जन। वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं? संचार और तंत्रिका तंत्र, संचार और श्वसन प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के संदर्भ में सत्य है? यह माध्यमिक प्रदूषक है। यह तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह मानव में श्वसन रोगों का कारण है। उपरोक्त सभी।
अब आइए टॉपिक पे चलते हैं। एक टर्म है यूट्रोफिकेशन। कल हमने आपको बताया था जल में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण के होने से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन ये क्या होता है? कोई जल निकाय है, जैसे कोई तालाब है, और ऑब्वियसली इसमें पानी है। होता यह है कि हर तालाब के आसपास लैंड होते हैं, खेत होते हैं, और इन खेतों में फसल उगाने के लिए, इनके अच्छे प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रेट और फास्फेट। जब कभी भी बारिश होती है तो नेचुरली ये जल मिट्टी समेत बह करके गिरेगा तालाब में, और इस जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट ये डिसॉल्व हो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं। ये खुल करके पानी में चले जाते हैं और पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर का काम ही है पोषण देना। तो हालत कुछ उसी तरह की है कि आपको जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा पोषक तत्व आपको खिला दिए जाए तो क्या होगा? ज़्यादा पोषक तत्व खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा, शरीर मोटा हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, डबल चिन आ जाएगा। तो जल में बहुत सारे पोषक तत्व जा रहे हैं, तो इसकी पहले तो बीओडी बढ़ जाती है। बीओडी मैंने कल बताया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा इसकी सतह पर काई जमा हो जाती है, कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पादप पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, या जलकुंभ भी आपने सुना होगा, कुछ वनस्पतियां पैदा हो जाती हैं पानी के ऊपर। अब ये जो एक्स्ट्रा पादप यहाँ पे उत्पन्न हो गए, पहले से ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई थी और एक्स्ट्रा पादप उत्पन्न हुए तो ये और बढ़ गई। तो उन लोगों को जो यहाँ के निवासी हैं, जैसे मछली या मछली की तरह अन्य जीव जंतु, इनको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलता है और ये मर सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन, और हिंदी में कहते हैं सुपोषण। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी। क्लियर है? जैसे कोई तालाब और भी पुराना होता जाएगा, इसको एजिंग के कारण भी होता है, वैसे वैसे सुपोषण इसका बढ़ता चला जाता है, जलीय जीव भी बढ़ते चले जाते हैं, और झील के तल में ऑर्गेनिक मटेरियल जमा होते चले जाते हैं। तो इससे झील भरने लगती है और ये उथली होने लगती है। उथली होने के साथ साथ ये गर्म होने लगती है सूरज की गर्मी से, और इसमें ऐसे जीव जीव पनपने लगते हैं जो गर्म पानी के जीव होते हैं। धीरे धीरे ये
तालाब भर जाता है और ये भूमि में परिवर्तित हो जाता है, जमीन बन जाता है। शांति शांति है, क्या करें, ऐसे ही पढ़ाते हैं। कभी कभी ये तो वर्षों में होता है ना, कभी कभी ये एक्सीडेंटली हो जाता है किसी औद्योगिक प्रक्रिया से, कोई इंडस्ट्री है उसके बगल में, और अचानक से इसका यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एक्सीडेंटल यूट्रोफिकेशन। समझ गए? अब ऐसी समस्या से निपटा कैसे जाए? ऐसी समस्या से निपटने के दो तरीके हैं। एक तो इनकी चारों तरफ से इनके अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए, ताकि आसपास का जल इसके अंदर ना आ सके, और ऊपर से जितनी भी काई जलकुंभी वगैरह है इनको हटा दिया जाए। इससे क्या होगा कि यूट्रोफिकेशन नहीं होगा और ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें प्रॉपर होने लगेगी। गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि गांव के ऐसे जलकुंभियों से भरे रहते हैं तालाब। तो ये वाटर पॉल्यूशन के कुछ उदाहरण है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर इन वाटर पॉल्यूशन से बीमारियां पैदा होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे पेट का खराब होना, पेचिश, कॉलरा, टाइफाइड, ये सब दूषित जल को पीने से ही होते हैं। हाँ, इसको कहते हैं पेचिस, डिसेंट्री, डायरिया। पानी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा पानी में प्रदूषण के कारण हैवी मेटल्स आ जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, वेनेडियम, क्रोमियम, लोहा, तांबा। ये एक बहुत कम मात्रा में शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आ गई तो ये विषाक्त कर देती है। नहीं, मच्छर नहीं पनपेंगे। जिनके ऊपर जलकुंभी लगी हुई है, काई लगी हुई है, तो मच्छर कहाँ पनपेगा? मच्छर को पनपने के लिए जगह कहाँ है? बस वही बाकी है, वही नहीं होता, बाकी सब हो जाता। मच्छर भी पनप जाए तो सोने पे सुहागा। ऐसे बायोलॉजिकली बहुत सारे इलाकों में हमने जल प्रदूषण के स्थायी केसेस देखे हैं, जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर का ये जो इलाका है। दुर्गापुर क्षेत्र में नदी में आर्सेनिक और पारा, ये पाया ही जाता है। इसी तरह से बंबई और उसके आसपास के जल स्रोतों में, बंबई पुणे के आसपास की नदियों में कॉपर, कैडमियम, मरकरी,
ये पाया ही जाता है। केरला में नदी बहती है पेरियार। पेरियार नदी में सीसा पाया जाता है। तमिलनाडु में बहुत सारे कुएं हैं। तमिलनाडु के कुएं से पाया जाता है क्रोमियम। जाओ विदेशी जाओ। अलीगढ़ के आसपास गंगा घाटी में भारी धातुओं का संचय पाया गया है। तो ये सब कुछ भौगोलिक स्थान है जहां पे ये मिलता है। अब इन प्रदूषकों के अलग अलग स्वास्थ्य पर भयंकर भयंकर दुष्प्रभाव है, इसीलिए वाटर प्यूरिफायर की इतनी डिमांड है। लेकिन अब वाटर प्यूरिफायर में भी एक समस्या है कि वो मिनरल को फिल्टर कर देता है, तो शरीर को जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। अब उसका इलाज करने के लिए इन्होंने एक्वागार्ड जैसी कंपनियों ने कुछ ऐसे वाटर प्यूरिफायर निर्मित किए हैं जो जरूरी मिनरल्स को बरकरार रखता है। आर्सेनिक से कैंसर, ब्लैक फुट रोग होता है। कैडमियम जो सिगरेट और बैटरी उद्योग से पैदा होता है, लीवर में एक्यूमुलेट होता है और इससे एक हिटाई हिटाई बीमारी जापान में हुई है, उच्च रक्तचाप, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, मितली, दस्त, हार्ट डिजीज। बेरेलियम नाम की धातु से कैंसर, फ्लोराइड से दांत गिर जाते हैं, हड्डियां कमजोर, शीशे से कैंसर, एनीमिया, गठिया, तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव, गर्भवती महिलाओं में रोग, पारा में मिनी माता, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम, मिचली यानी वोमिटिंग सेंसेशन। कहीं से भी वाटर आए, अंडरग्राउंड वाटर भी वो प्रदूषित होगा ही होगा। क्रोमियम से चमड़े का रोग, खुजली, कैंसर, सिलेनियम बालों का झड़ना, स्किन डिजीज, सीवेज, कुपोषण, पेचिस, आंत का रोग, कार्बनिक रसायन, डिटर्जेंट वगैरह जलीय जीवों पर कुप्रभाव, वर्म डिजीज, पेट से संबंधित रोग, नाइट्रेट से मेटाहीमोग्लोबैमिया, मैग्नीज से श्वास रोग, निमोनिया, स्किन डिजीज। ये आपसे प्रश्न आते हैं कि किस किस बीमारी से क्या होगा। गुड आफ्टरनून। सर हिस्ट्री से बोल रही हूँ मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। हाँ जी, वो आपसे बात हुई थी ना, आपने बोला था कि लेटेस्ट बैच वाले बच्चे ही हैं मेरे, उनकी होएगी आरएमपी। उनकी भी होएगी जी। तो उन्होंने तो अभी सिनॉप्सिस लिखा ही नहीं है। एक बार होल्ड करो, मैं हाँ जी, तुम लोगों ने मेरी सारी बातें सुन ली क्या?
तो ये वायु प्रदूषण समझ में आ गया जी सारा का सारा। इसके बाद अगला प्रदूषण है सॉइल। वायु प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टेजेस क्या क्या हैं, और किन किन धातुओं से क्या क्या बीमारियां होती हैं। अब नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। सॉइल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन ही तो पूछ रहा हूँ, कुछ और पूछा क्या मैंने? तो ये तीनों प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है ये सभी को पता ही है। मिट्टी में रसायन, उर्वरक, कीटनाशक, कचरा, भवन सड़क के निर्माण में ठोस कचरा, कागज, चीनी मिलों से निकलने वाले कचरे, प्लास्टिक की थैलियों का बहुत ज़्यादा यूज जो ज़मीन में भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता। इसके अलावा कपड़ा, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट। प्रदूषण कैसे होता है तो सभी जानते हैं, लेकिन इनका प्रभाव क्या होता है? जमीन की उपज हो जाती है समाप्त। अगर उपज समाप्त नहीं भी हो जाती है तो कम हो जाती है, और जमीन पर जो भी फसल निकल रही है इसके फूड चेन में जमीन के माध्यम से केमिकल्स प्रवेश कर जाते हैं। उपज खत्म होगी तो वृक्ष जमीन में नहीं उगेंगे। जमीन में जो एक वृक्ष उगता है उसके बहुत सारे रोल हैं। एक वृक्ष की जड़ें बहुत दूर दूर तक धरती में ऊपर अंदर फैली रहती है। आपको वृक्ष ऊपर छोटा दिख सकता है, लेकिन नीचे हो सकता है इनकी सैकड़ों स्क्वायर मीटर में फैली हों जड़ें। वृक्ष के क्या क्या फायदे हैं? पहला तो ये है कि ये मिट्टी को बांधे रखती है। बारिश से, बाढ़ से, भूकंप से ये मिट्टी स्खलित नहीं होती। अच्छा आदित्य, तो भूस्खलन को रोक देती है जंगल। भूस्खलन रुकेगा तो भूमि की उपजाऊ मिट्टी भी यथावत बनी रहेगी। दूसरा काम जंगल करती है, जमीन से पानी को खींचे रखती है अपनी तरफ। तो अंडरग्राउंड वाटर का जो तल है वो वृक्षों के कारण ऊपर की तरफ बना रहता है, क्योंकि वृक्षों की तरफ से उनकी हमेशा एक खिंचाव ऊपर की तरफ रहता है। तो अगर वृक्ष कट जाते हैं तो ये जल का स्तर नीचे चला जाता है। तीसरा बादल। बादल वृक्षों से टकराते हैं और बारिश होती है। बारिश होती है तो बारिश के हजारों फायदे। भूस्खलन होता है, जैसे मान लो ये कोई चीज बांध के वृक्ष की जड़ों ने बांधा हुआ है, अब वृक्ष को काट दोगे जड़ें खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ की मिट्टी बह जाएगी, पानी में बह जाएगी बारिश की वजह से या किसी अन्य वजह से। तो मृदा प्रदूषण से जब उपजाऊपन भूमि की कम हो गई तो उपजाऊपन कम होने के साथ साथ वृक्ष भी कम हो गए, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई थी लाभ के, वो समाप्त हो गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब मृदा प्रदूषण के कारण। हम कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं। एक इंसान कम से कम 16,000 पाउंड कूड़ा पैदा करता है एक महीने में। सिर्फ पैदा नहीं करता, उसको उठा उठा के फेंकता रहता है, जहां पाया वहां फेंक दिया। कुछ कूड़ों से जिसको उसको खुद को सुविधा होती है उसको टॉयलेट में फेंकता है, नहीं तो उसी को सुविधा हो जाएगी। बाकी टिश्यू पेपर, रैपर्स, नैपकिन, कपड़े, इस तरह के प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, उसको कहीं भी फेंकता है। मैं जा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कॉलोनी में कि कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं कॉलोनी में ग्रोसरी की,
वो सुबह सुबह उठते हैं और सारा दुकान का कचरा उठा के, बगल में अगर किसी का प्लॉट खाली छूट गया है, वो भी उस पे घर नहीं बनवा रहा है, बाकी तो सब बने ही हुए, कुछ कुछ एक दो घरों को छोड़ के छूटे हुए, वो सारा कचरा उठा करके उसी प्लॉट पे डाल देते हैं। अब वो बेचारा जब वो घर बनवाने की सोचेगा तो पहले तो सफाई करवाएगा। और भारत में तो जो नेचुरल वेस्ट है, शौच इत्यादि, वो भी लोग दूसरों के खेतों में जाके डालाते हैं। कुछ लोग खेतों में डालने की जहमत नहीं उठाते, अपने घर के पीछे थोड़ी जगह खाली है, उसी को शौचालय बनाया हुआ है। और मूत्रालय तो मतलब लिखना पड़ता है कि यहाँ गधे हैं, यहाँ पे यूरिन मना है, दीवालों में लिखना पड़ता है, नहीं तो हर जगह जल चढ़ाते हुए फिरे, कहीं भी टोटी खोल लिया, कहीं कहीं तो वो कार्टून वगैरह बना देते हैं। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, बात हमारी मानसिकता की, लिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ मानसिकता की बात हो रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इनिशिएटिव लेना पड़ा और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। लोग कहेंगे हैं स्वच्छ भारत अभियान ये क्या है? ये बहुत ही आधारभूत चीज है जो इंसान को इंडस वैली सिविलाइजेशन में पता थी, आज नहीं पता। इनको बताना पड़ा कि आप जो ये प्रदूषण फैला रहे हैं ये कितना गलत है। अच्छा, ये पता सभी को है, लेकिन इसके लिए प्रयास किसी के पास नहीं। तो इसको एक राष्ट्रीय मिशन बनाया मोदी जी ने। कितने लोग हैं जिनके हाथ में कुछ कागज ही पड़ा है, उसको उचित जगह ढूंढते हैं कहाँ डस्टबिन में डालें? लाख में 2-4 लोग होंगे। क्योंकि इतनी जहमत कौन उठाए? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि केला खाया और केले के छिलके को मोड़ करके टिश्यू पेपर कार से निकाला या अपने पॉकेट से निकाला, टिश्यू पेपर में लपेट करके उस केले के छिलके को अपने पॉकेट में डाल दिया। तो मैंने कहा भाई साहब ये बाद में खाते हो? तो उन्होंने मुझे बड़ा गौर से देखा। मैंने कहा इतनी प्यार से इसको लपेट करके पैक करके क्यों रख रहे हो पॉकेट में? तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, अब बताओ। तो मुझे समझ में आ गई बात। वो उसको जब उचित स्थान पाएंगे तो फिर वहां पे डालेंगे, कहीं भी नहीं फेंकेंगे। तो मैंने कहा मोदी जी को सिर्फ आप ही समझे हो। मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसको राष्ट्रीय मिशन बना दिया। हालांकि राष्ट्रीय मिशन बनने के पहले ही पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2000 में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और संचालन नियम जारी किए थे, लेकिन इसको एक मिशन बनाने का काम किया पीएम ने। अभी तो सिटीज को या विलेजेस को स्वच्छता के आधार पर रेटिंग दी जा रही है। 1990 में नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल बना। उन्नीस सौ तिरानवे में राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद यानी नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल बनाया, इसके लिए नियम लागू किया। बहुत सारे शहरों में प्लास्टिक का उपयोग बैन है। हाँ, इंदौर वाले बड़े स्मार्ट है इसमें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में प्रतिवर्ष 1000 मिलियन टन यानी 100 क्विंटल का एक टन होता है और 1000 किलोग्राम का एक नहीं 100 किलो का एक क्विंटल होता है। तो इसको अगर हम किलोग्राम में बदल दें, इतने किलोग्राम
प्रतिवर्ष भारत में ठोस कचरा पैदा होता है। अब इसको जोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख किलोग्राम एक साल में ठोस कचरा पैदा होता है। हाँ, लालू जी ने निकाला तो था, और अभी भी हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतल को रिप्लेस करने जा रहे हैं ये बांस की बनी हुई बोतल से, बैम्बू की बोतल्स होंगी। और उसमें पानी रहेगा। प्लास्टिक में बहुत सारे प्लास्टिक के कण हमारे अंदर जाते हैं। ये जो ठोस कचरा पैदा होता है, कचरा नहीं है, हमारे विनाश का सनद है। इतना कचरा हमने पैदा किया और 100 में से केवल 68% कचरा हमने कलेक्ट किया। इसमें सिर्फ 28% कचरे को हमने प्रोसेस किया। बाकी हम देख रहे हैं कि 72% कचरा अनप्रोसेस्ड पड़ा रहेगा। यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट ये कचरों पर ही काम करता है। इसने कहा है कि शहरों में पैदा होने वाले कचरों में से केवल 25% ही हम नगर पालिका के अधिकारी इकट्ठा करते हैं, बाकी इकट्ठा ही नहीं करते, होते ही नहीं। WHO कहता है कि अगर प्रॉपरली हम सारे कचरों को इकट्ठा कर लें तो भारत में 22 प्रकार की व्याधियों को रोका जा सकता है। 22 प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो सिर्फ कचरे से ही पैदा होती हैं, कहीं से पैदा भी नहीं होती। अब इन कचरों को निपटाता कैसा है नगर पालिका? तो आपने देखा होगा आपके घर में 2 डस्टबिन होता है, एक रेड एक ग्रीन। जो किचन का कचरा निकलता है, सब्जी के छिलके, यानी जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, उसके निपटान के लिए बनाई गई है कंपोस्टिंग यूनिट्स। इस यूनिट में डाल देते हैं। अब ये यहाँ पे आकर के वो कचरा सड़ेगा। सड़ करके यहाँ से निकलेगा गैस, खासकर मीथेन या हाइड्रोकार्बन गैस। और इस गैस को पाइपलाइन से दौड़ा करके अपने किचन में ले जाते हैं और किचन में चूल्हे में लगा देते हैं। इसे कहते हैं बायोमिथेनेशन। बायोगैस का उत्पादन। और ये जो गैस वैस सब निकाल के जो शेष बचता है, इसको उर्वरक के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वेरी गुड, स्कूप वूप। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंपोस्टिंग। इतने लंबे लंबे प्रश्न ना मारो, पूछ लो यहाँ रेज हैंड करके ना। तुम लोग बोलने में बड़ा संकोच लगता है। चाहते हो मैं दिन भर बोलता रहूं, तुम लोग बस लंबे लंबे क्वेश्चन लिख के रहो। हाँ, भूल गए भूल गए, तो इसमें कोई डाउट है? भूल गए? स्वच्छता की अहमियत को भूलते नहीं तो क्यों उनको सिखाना पड़ता? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। उपनिषद लोग पढ़ते ही नहीं। तुम पढ़ी उपनिषद?
1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। तुमको देख के लगता भी तुम बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ी होगी। तो ये तो उस कचरे की बात की जिसमें जो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन शहरों में एक नई समस्या पैदा हो गई है कि शहरों में जो कचरा उत्पन्न होता है उसमें 55% कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ग्रामीण इनका फिर से उपयोग नहीं कर पाते, तो इनके लिए लैंडफिल का उपयोग किया जाता है। जमीन को नीचे खोदा जाता है और इसमें कचरे को भर दिया जाता है। अब इससे भी मिट्टी प्रदूषित हो रही है, बहुत सारे ऐसे रोगाणु हो रहे हैं। दिल्ली कोई रहता होगा तो दिल्ली से जब पानीपत की तरफ आते हैं, सोनीपत की तरफ, तो वहाँ एक कचरे का एक पूरा का पूरा पहाड़ है। एक वेब सीरीज आई थी अभिषेक बच्चन की, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसमें उस कचरे के पहाड़ को दिखाया है। नहीं, बिग बुल नहीं, जिसमें वो साइकोपैथ का रोल है उसका, अपनी बेटी को ही किडनैप कर लेता है। हाँ, शैडो। एक नया तरीका निकला है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मिट्टी को केचुआ अपने अंदर से पास करता है। इधर से ग्रहण करता है और इधर से निकाल देता है, और जो सिंपल मिट्टी होती है ये उपजाऊ बन जाती है, और ये जैव उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो बहुत सारे केचुओं को पाला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए 30 से 40 दिन, और इसके बाद 3 से 4 माह क्योरिंग की जरूरत होती है। एक है मिथेनोजेनेसिस।
ये बायो मिथेनेशन इसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे रोगाणु हैं जिन्हें मेथेनोजेंस कहा जाता है, इनसे मीथेन गैस का निर्माण होता है। अविनाश, तुमको तो मैंने पहली बार क्लास में देखा। आज तो नहीं, कल सभी लोग कॉल कर सकते हैं 4 बजे के बाद। 4 और 5, 4 और 6 के बीच में। किस डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थों की उपस्थिति का सूचक है? बीओडी, सीओडी, दोनों, कोई नहीं। दिल्ली पुलिस। किस पोजीशन पे हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इतनी बार बताया मैंने। कांस्टेबल। उसके बाद प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इनको सुमेलित कीजिए। रोग और कारण: ऑस्टियोपोरोसिस, ल्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर, फ्लोरीन, स्टोटियम 19, बेंजोपायरिन। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, फोन, वॉट। कौन सी आवृत्ति रेंज में मनुष्य के कान शोर के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है? 1 to 200 to 500, 10 to 12, 13 to 16। तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है। गुड़िया फर्स्ट, कौशल सेकंड, हेमलता थर्ड, देव मित्रा, सृष्टि राठौर। तो अगली क्लास में मिलेंगे 6 बजे, और इस शब्द को कहीं पे विराम देते हैं। सभी को बाय बाय। थैंक यू सो मच।